नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। जहां उत्तराखंड राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अल्टीमेटम को समय बीत गया, लेकिन सड़कों के सुधार का काम अभी भी बाकी है। मुख्यमंत्री धामी ने 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन देते हुए सड़कों के सुधारीकरण निर्माण के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बारिश की वजह और मौसम खराब की वजह से जो दिक्कतें आई थी, इस वजह से काम तेजी से पूरा नहीं हो पा रहा। जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। जल्दी से प्रयास है, क्योंकि बीच में मौसम भी चुनौती के रूप में रहा है। धीरे धीरे जब से बारिश कम हुई है, नमी कम हुई है, तो अब तेजी से काम हो रहा है। जल्दी पैच वर्क पूरा कर लिया जाए। उत्तराखंड में प्रीपेड मीटर को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए प्रीपेड मीटर पर सवालिया निशान खड़े करते हुए 1 घंटे का मौन उपवास रखा। आरोप है कि पहले से ही बिजली दरों को लेकर लोगों को लूटा जा रहा है और अब राज्य सरकार एक कंपनी को बिजली नियंत्रण देना चाहती है, जो कि प्रीपेड मीटर को लगाएगी। पहले से ही बिजली का बिल आम जनता पर भारी पड़ रहा है और प्रीपेड मीटर लगाने के बाद जनता पर और बोझ पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस प्रीपेड मीटर के विरोध में जनता को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसी व्यवस्था को लागू करें, बल्कि उसमें जो पुरानी व्यवस्था थी कि 2 महीने में एक बार बिजली का बिल लेने की, वो लागू। कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल से वहाँ डटा पड़ा है, उनके भैंसे दिलचस्प बन जा रहे हैं। लेकिन उसकी वसूली आप सामान्य लोगों से न करिए अपने घाटे की, ये मेरा आग्रह है। और इसीलिए मैं इसके प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ ये 1 घंटे का मौन व्रत रखा। भारतीय रेलवे लंबी दूरी की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रेनें संचालित कर रहा है और इसी क्रम में कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लालकुआं से बांद्रा टर्मिनस तक साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन का मुख्यमंत्री धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री, नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट, लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और रेलवे इज्जत नगर मंडल की डीआरएम रेखा यादव सहित कई लोग लालकुआं रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। इससे पहले रेलवे अधिकारियों ने विधायक और सांसद को पौधा, अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इस क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। हमारे तमाम व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ से, क्योंकि मुंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग कारोबार के सिलसिले में जाते हैं। हमारे क्षेत्र में चूंकि ये अपना पूरा कुमाऊं से का प्रवेश द्वार है। ट्रेन आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू की है मुंबई के लिए। इसका रूट अलग है। जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ से मुंबई के लिए 2 और ट्रेनें भी चल रही थी, बट ये एक अलग रूट लेके जा रही है। ये दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और इसका जो समय है, मुंबई के लिए शुरुआत हुई है। एक हमारी रामनगर से चलती है बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को हमारी दूसरी ट्रेन काठगोदाम से, हल्द्वानी से, और तीसरी ट्रेन आज सोमवार को चलेगी, यानी कि बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को दून बिहार, झारखंड और देहरादून में पेयजल की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने दून बिहार वितरण प्रणाली पेयजल योजना के निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि योजना 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी और इस योजना के जरिए क्षेत्र के 4000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दून बिहार में निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का भी निरीक्षण किया और निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 10 लाख की लागत से 9 किलोमीटर खींचने वाली रेल लाइन का शुभारंभ हमने किया है। क्योंकि एक बार व्यक्ति बिना सड़क के पानी बिजली की रह सकता है, लेकिन बिना पानी के व्यक्ति रह नहीं सकता। लोग पानी रोकना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और धामी सरकार का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण होगा। पहले क्या होता था कि पत्थर रख जाते थे, रिबन कट जाते थे और उसके बाद सरकारें बदली हो जाती थी, लेकिन आज जिन कामों का हम शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण कर रहे हैं। और इस लाइन को बिछने के बाद
यहाँ की लगभग 7,000 आबादी को उसका लाभ मिलेगा। इससे पूर्व भी हमने 1,70 लाख की लागत से एक ओवर टैंक ट्यूबवेल यहाँ पर लगाया था। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने मांग की है कि यहाँ पर एक सोलर प्लांट लगाया जाए। देहरादून पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उत्तराखंड पुलिस के शहीद जवानों के परिजनों को अंग वस्त्र भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए कई घोषणाएं भी की और इसके तहत पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्त वर्ष में 100 करोड़ की धनराशि आवंटित भी की जाएगी। दूसरा, उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की वृद्धि भी की जाएगी। देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपये की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से जो इस साल हमें पुलिस के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी और पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु वाहनों में, भवनों में और अन्य चीज़ों के लिए जो हमें जिस तरह से हमें धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में जब ये सारी चीज़ें धरातल पर साकार होंगी तो इसके आप जहाँ उत्तराखंड की जनता को, यहाँ की मीडिया को और यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को इसके मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं उत्तराखंड में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को अब यह जानने में सुविधा होगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया है और उनके बिजली बिल की स्थिति क्या है। वहीं प्रदेश में स्मार्ट लिमिटेड लगाए जाने को लेकर सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है और ऐसे में प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर जनता और प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। वहीं मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिजली चोरी और भ्रष्टाचार का ठेका लिया है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने से परेशानी हो रही है। अपराधियों को संरक्षण देने का कांग्रेस ने ठेका ले लिया है, भ्रष्टाचार चलते रहने का कांग्रेस ने ठेका ले लिया है, बिजली चोरी होने देने का, और कांग्रेस उसी राह पर आगे बढ़ रही है। मैं कहता हूं कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, जितनी हमारी खपत होगी उतनी हमको रीडिंग देनी पड़ेगी, तो किसानों को लाभ होगा। तो उस कांग्रेस नहीं लेना जानना चाहती है, वो चंद उन लोगों के साथ खड़ी है जो बिजली चोरी करते हैं, जो आपराधिक कार्य कृत्य कर रहे हैं। उन चंद लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होकर इसके विरोध में जा रही है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो एक राष्ट्रीय दल है, प्रदेश में के प्रमुख विपक्षी दल है, तो क्या इस प्रवृत्ति को वो बढ़ावा देना चाहते हैं? तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न है और मीडिया को पूछना चाहिए। राज्य में समान काम समान वेतन की मांग कर रहे उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी खारिज हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार अभी अपना अगला निर्णय नहीं ले पा रही कि आखिर उसे वेतन निर्धारण करना है या दोबारा कानूनी प्रक्रिया को अपनाना है। राज्य में बड़ी संख्या में उपनल कर्मी विभिन्न विभागों सचिवालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का इस पर कहना है कि सरकार इसमें वैधिक रूप से सभी विषयों पहलुओं की जांच कर रही है और कोई इसके बाद ही निर्णय लेगी। उसमें टेक्निकल भी कई चीजें हैं, क्योंकि आज करीब 22,000 कर्मी हैं और उसमें आरक्षण का कहीं प्रावधान नहीं है और उस हिसाब से वो लगे हैं। तो सारी चीजों का अध्ययन हम कर रहे हैं
और उसके बाद ही टिप्पणी करना उचित होगा। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग के निदेशक और अपर सचिव प्रशांत आर्य को अब खेल और युवा कल्याण विभाग के निदेशक के रूप में भी जिम्मेदारी मिली है। इसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर काम किए जाने को लेकर है। वहीं इस पर बात प्रशांत आर्य ने कहा कि कई सालों बाद काफी प्रयासों से उत्तराखंड को ये जिम्मेदारी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए हमने अलग अलग टीम और कमेटी का गठन किया है, जिसके साथ आउटसोर्स पर हमने सेवाएं भी ली हैं और फील्ड वर्क पर गति बढ़ाने की आवश्यकता भी की गई है। खेल विभाग में चार्ज मुझे मिला है, मैंने ज्वाइन कर लिया है डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद पे। और जैसा आप जानते ही हैं, नेशनल गेम्स की तैयारियां पूर्ण हैं, डेट भी हमें मिल गई है। उसी के क्रम में जो गतिविधियां चल रही हैं, इसमें मैनेजमेंट है, ऑपरेशन है, फाइनलाइजेशन है, खेल संघों के साथ बैठकें हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं और जो मानक पूरे करने होते हैं नेशनल गेम्स को कराने के लिए फील्ड के, वो भी सारी चीजें सब गतिमान है, कोई चीज रुकी भी नहीं है, अपनी लास्ट स्टेज में चीजें चल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भूषण रविवार को बद्रीनाथ पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और शयन आरती में शामिल हुई। सोमवार सुबह से वे प्रातः अभिषेक पूजा में शामिल हुई और पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। इसके बाद उन्होंने रावल अमरनाथ नबंदूरी से आशीर्वाद लिया। वहीं बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने विधानसभा अध्यक्ष को बद्री प्रसाद भेंट किया। इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल, मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान, वेद पाठी रविंद्र भट्ट और ईओ सुनील पुरोहित आदि वहां मौजूद रहे। इधर रानीखेत का विश्व प्रसिद्ध गोल्फ ग्राउंड लंबे समय बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। स्थानीय प्रशासन और सेना के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद अब यह मैदान रोज सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पर्यटकों और स्थानीय जनता के लिए खोला जा रहा है। वहीं एशिया के दूसरे सबसे बड़े नेचुरल गोल्फ ग्राउंड को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि यहां सैन्य अधिकारी गोल्फ खेलने के लिए आते हैं, जिस कारण मैदान को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। इसके चलते पर्यटकों को काफी निराशा भी होती थी। रानीखेत बहुत सुंदर लगा। यहाँ का नेचर, यहाँ का पूरा ग्रीनरी और जो गोल्फ कोर्स है बहुत हमने एंजॉय किया। अब नागपुर से 14 लोगों का ग्रुप आया है, उसमें 2 पूना के भी है और हमारा द्वारहाट पौसानी करके यहाँ पर आए और बहुत सुंदर जगह है और हम चाहेंगे कि और पर्यटक अभी यहाँ आए और आनंद ले। बहुत अच्छा लग रहा है देवभूमि में आके। कई संतों ने इस भूमि को पावन कर दिया है और ये मैं जानती हूँ कि एशिया का फेमस गोल्फ मैदान है जो नेचुरली क्रिएटेड लॉन यहाँ है और सब लोगों को मैं निवेदन करूंगी कि जरूर यहाँ आइए और यहाँ आनंद उठाइए, मेडिटेशन करिए। फॉरेस्ट के साथ रह के जो हीलिंग और एक अपने आप में एक अच्छा अनुभव होता है उसका जरूर फील करिए। और एक और सबसे आखिरी में आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। देश विदेश के पर्यटक काफी लंबे समय से इसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं और इस जोन के खुलने से पर्यटन की गतिविधियों में तेजी आ जाती है और कॉर्बेट पार्क के साथ ही नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ जाती है। नैनीताल में आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन की जैव विविधता और वन्य जीवों का दीदार करना होता है। कॉर्बेट पार्क वार्डन अमित विकास कोठी ने बताया कि ढिकोला जोन खुलने से रात्रि विश्राम के लिए सारे ऑनलाइन साइट खोल दी गई थी। पर्यटन जोन खुलने से पहले ही रात्रि विश्राम के लिए ढिकाला के सभी कक्ष पैक हो गए हैं। हम लोगों को जो पर्यटन व्यवसायी है, हम लोगों को खुशी है कि हमारा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो मेन पार्ट है, जिसको हम कॉर्बेट का दिल कहते हैं, ढिकाला जोन, जहां रात्रि विश्राम हेतु हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं, वो 15 नवंबर को खुलने जा रहा है। लेकिन 15 नवंबर की जो बुकिंग है 15 से 20 नवंबर तक की, वो 1 महीने पहले हमारी सोल्ड आउट हो गई है। हम सभी कारोबारियों में, होटल कारोबारियों में, सभी में, जिप्सी चालकों में, जिप्सी मालिकों में खुशी की लहर है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए जो ढिकाला जोन की या नाइट स्टे की बुकिंग्स हैं, अभी वो खोली गई थी और अभी वो नेक्स्ट 45 डेज के लिए बुक हो चुके हैं। और ढिकाला पर्यटन सीजन जो है 15 नवंबर से स्टार्ट होता है, तो 15 नवंबर से इसमें आने वाले अतिथियों को बेस्ट सुविधाएं प्रदान की जा सकें,
इसके लिए पर्यटन जोन को खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। ये पर्यटन सीजन जो होता है 15 नवंबर से खोला जाता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो वेबसाइट के द्वारा नाइट स्टे के लिए बुकिंग्स होती हैं वो अभी अगले 45 दिन के लिए फुल हो चुकी हैं। हम लोग न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।